जय हिंद दोस्तों। आज हम बैंक्स के डिफेंस सैलरी पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट्स पर चर्चा करेंगे। ये अकाउंट्स सभी सैनिकों के लिए लागू हैं, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड। अब आप अपनी स्क्रीन पर एजीज ब्रांच के लेटर को देख सकते हैं जो उन्होंने अगस्त 2024 में निकाला था। ये 11 पेज का लेटर है। मैंने इस लेटर के लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं। इस लेटर में डीएसपी अकाउंट्स के बेनिफिट्स के बारे में पूरे डिटेल दिए हुए हैं और ये बेनिफिट बहुत सारे हैं और सब के सब फ्री हैं। लेकिन डीएसपी अकाउंट के बारे में दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। नंबर एक, क्या हमने पे और पेंशन के लिए डीएसपी अकाउंट खुलवाया है या नहीं, और नंबर दो, क्या हमें और हमारी फैमिली को इन बेनिफिट्स के बारे में पता है या नहीं। बाकियों का तो पता नहीं, अपनी बात बताता हूं। मुझे रिटायर हुए 7 साल हो गए हैं। मेरी पेंशन आईसीआईसीआई बैंक में आती है। इस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा पेंशन अकाउंट डीएसपी अकाउंट नहीं है। बेनिफिट्स पढ़ने के बाद मुझे यह भी पता लगा कि ये मेरी ओर से कितनी बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है आप में से भी बहुत से लोगों ने मेरी तरह ये लापरवाही कर रखी होगी। अगर ऐसा है तो ये वीडियो बाद में देखना, पहले बैंक जाओ और अपने अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करो। मैं भी अपने पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करवाकर वापस आता हूं। ग्रेट। तो अब जबकि हमने अपना अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया है तो चलिए वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटा है। ये पार्ट्स इस प्रकार हैं। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि आप कब डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स को क्लेम करने के हकदार होंगे, यानी डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स क्लेम करने की कंडीशंस क्या हैं। पार्ट 2 में बताऊंगा कि आप डीएसपी अकाउंट्स किन बैंक्स के साथ खोल सकते हैं और ये बैंक डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को क्या बेनिफिट देते हैं। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि अगर सैनिक का एक्सीडेंट हो जाता है तो इन बेनिफिट्स को क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आप कब डीएसपी अकाउंट्स के बेनिफिट क्लेम करने के हकदार होंगे, यानी इन बेनिफिट्स को क्लेम करने की कंडीशंस क्या है। तो इस बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि डीएसपी अकाउंट के साथ सभी बैंक्स जो सबसे बड़ी सुविधा देते हैं वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी पीएआई। सभी बैंक से मेरा मतलब है वो बैंक जिनके साथ एजीज ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कौन से बैंक हैं अभी बताऊंगा। बहरहाल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का अर्थ है कि अगर किसी सैनिक का एक्सीडेंट होता है और उसमें उसकी डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है तो उसे या उसकी फैमिली को बैंक से इंश्योरेंस की एक रकम मिलेगी। लेकिन इस इंश्योरेंस के हकदार बनने के लिए 6 कंडीशंस हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, आपने इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है और आपकी सैलरी हर महीने उसी अकाउंट में आ रही है। मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ है जिसके साथ आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट है। उस अकाउंट में सैलरी तो आ रही है लेकिन आपने उसे डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराया है, तो आप इन बेनिफिट्स के हकदार नहीं होंगे। तो दोनों चीजें सुनिश्चित करनी है। आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है और आपकी सैलरी उसी अकाउंट में आ रही है। नंबर 2, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको डीएसपी अकाउंट को बैंक में जाकर पेंशनर अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। यानी मान लीजिए आप पेंशन जाते हैं और आपकी पेंशन उसी डीएसपी अकाउंट में आती है जिसमें आपकी सैलरी आ रही थी, लेकिन अगर आपने बैंक जाकर उसे पेंशनर डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है, जो गलती मेरे से हुई, तो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 3, बेनिफिट्स के लिए जरूरी है कि डेथ या इंजरी एक्सीडेंट में हुई होनी चाहिए। अगर डेथ नेचुरल कारण से हुई है या सुइसाइड यानी आत्महत्या से, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस इंश्योरेंस का नाम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। नंबर 4, अगर एक्सीडेंट के समय सैनिक ने दारू पी हुई थी या ड्रग्स लिए हुए थे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नंबर 5, अगर सैनिक ने खुद को जानकर जख्मी किया है तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और नंबर 6, अगर सैनिक की डेथ या इंजरी किसी अपराध यानी क्राइम के दौरान हुई है तो ये बेनिफिट्स ऑथराइज नहीं होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बेनिफिट्स की कुछ
कंडीशंस अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस यही 6 हैं जो मैंने अभी बताई हैं। अगस्त 2024 के लेटर के अनुसार एसबीआई और यस बैंक ने एक एडिशनल सुविधा दी है। वो ये है कि ये दोनों बैंक हैपो और हैको को भी एक्सीडेंट के केस मानेंगे और इंश्योरेंस अमाउंट देंगे। हैपो और हैको हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी से होते हैं। इनसे सैनिक की डेथ भी हो सकती है और वो डिसेबल भी हो सकता है। इस लेटर में बताया गया है कि बाकी बैंक्स के साथ भी हैपो और हैको को एक्सीडेंट मानने के लिए डिस्कशन चल रही है। तो ये था पार्ट 1, यानी एक्सीडेंट इंश्योरेंस का हकदार होने की कंडीशंस। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, आने वाले समय में मैं आपके पर्सनल फाइनेंस पर और भी बहुत से वीडियो करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट, तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि कौन से बैंक डीएसपी अकाउंट की सुविधा देते हैं और उस अकाउंट के साथ वो बैंक क्या क्या बेनिफिट देते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर उन 13 बैंकों की लिस्ट को देख सकते हैं जो डीएसपी अकाउंट्स की सुविधा को देते हैं। अगस्त 2024 के लेटर में आपको इंडसइंड बैंक का नाम भी मिलेगा, लेकिन हाल ही में इंडसइंड बैंक ने इस सुविधा को समाप्त कर दिया है। तो अगर आप में से किसी का अकाउंट इंडसइंड बैंक में है तो मेरा सुझाव है कि आपको वो अकाउंट बंद करके इनमें से किसी एक बैंक में डीएसपी अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। तो ये थे बैंक। अब आते हैं ये बैंक बेनिफिट्स क्या क्या देते हैं। तो पहला बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बेनिफिट सैनिक की फैमिली को मिलेगा अगर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और कितना अमाउंट मिलेगा उसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल में याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें, डेथ कवर का अमाउंट अमूमन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है। एक ही बैंक में डेथ कवर का अमाउंट 50 लाख रुपए से कम है और वो है बंधन बैंक। पहले कॉलम में जो अमाउंट है वो है उन सैनिकों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं और दूसरे कॉलम में जो अमाउंट है वो है पेंशनर्स के लिए। तो ये था पहला बेनिफिट, यानी पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर। अब आते हैं दूसरे बेनिफिट पर जो है पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बेनिफिट सैनिक को मिलेगा अगर एक्सीडेंट में उसको ऐसी इंजरी हो जाती है जिसके कारण वो डिसेबल हो जाता है। डिसेबल होने का अर्थ है कि उसे एक्सीडेंट में ऐसी इंजरी हुई जिसके कारण वो काम नहीं कर पाएगा जो वो एक्सीडेंट से पहले कर सकता था। और डिसेबिलिटी कवर में कितना अमाउंट मिलेगा उसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल में याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें, पिछले टेबल की तरह इस टेबल में भी पहले कॉलम में जो अमाउंट है वो है उन सैनिकों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं और दूसरे कॉलम में जो अमाउंट है वो है पेंशनर्स के लिए। इसके अलावा जो अमाउंट्स आप टेबल में देख रहे हैं वो लागू हैं 100% डिसेबिलिटी के लिए। अगर मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई डिसेबिलिटी 100% से कम है तो डिसेबिलिटी अमाउंट उसी प्रकार से कम हो जाएगा। जैसे एसबीआई का डिसेबिलिटी कवर 50 लाख रुपए है 100% डिसेबिलिटी के लिए, तो अगर किसी सैनिक को एक्सीडेंट के बाद 50% डिसेबिलिटी मिलती है तो उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे। डिसेबिलिटी कवर को क्लेम करते समय 2 और चीजें याद रखनी है, वो इस प्रकार है। नंबर 1, क्लेम के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। और नंबर 2, डिसेबिलिटी का क्लेम एक निर्धारित समय के अंदर बैंक में सबमिट हो जाना चाहिए। ये समय अलग अलग बैंक्स में अलग अलग हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप इस टाइम लिमिट को बैंक से चेक करें और अपना डिसेबिलिटी क्लेम उस टाइम पीरियड के अंदर जमा करें। तो ये था दूसरा बेनिफिट, यानी पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कवर। अब आते हैं तीसरे बेनिफिट पर जो है एयर इंश्योरेंस कवर। तो ये अमाउंट सैनिक की फैमिली को तब मिलेगा अगर एयर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। इन अमाउंट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। याद रखने वाली बातें, नंबर 1, कुछ बैंक्स फौजी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को कवर करते हैं लेकिन बाकी बैंक नहीं करते। इस लेटर के अनुसार बाकी बैंक से फौजी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को शामिल करने की बात चल रही है। नंबर 2, कुछ बैंक्स के लिए यह जरूरी है कि आपने टिकट डीएसपी अकाउंट के साथ जो आपको डेबिट कार्ड मिला है उसी डेबिट कार्ड से खरीदी होनी चाहिए। बाकी बैंक्स के लिए यह जरूरी नहीं है, तो आपको अपने बैंक की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए।
तो ये था एयर एक्सीडेंट कवर। अब आते हैं अगले बेनिफिट पर, जो है एड ऑन कवर्स। अभी तक हमने जिन बेनिफिट्स की बात की है वो थे मेन इंश्योरेंस कवर। इनके अलावा बैंक्स कुछ और छोटे छोटे बेनिफिट भी देते हैं, इन्हें कहते हैं एड ऑन कवर्स। एड ऑन कवर्स के कुछ प्रकार आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, एम्बुलेंस चार्जेस। जैसे सैनिक का एक्सीडेंट हुआ, फैमिली ने प्राइवेट एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बाद में उस सैनिक की डेथ हो गई, तो उस एम्बुलेंस सर्विस के पैसे बैंक से मिलेंगे। नंबर 2, एयर एम्बुलेंस चार्जेस, यानी सैनिक का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, बाद में उस सैनिक की डेथ हो गई, तो उस एयरक्राफ्ट की सर्विस के पैसे बैंक से मिलेंगे। नंबर 3, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जैसे एक्सीडेंट बैंगलोर में हुआ और डेथ हो गई, फैमिली दिल्ली में थी, तो फैमिली मेंबर्स को दिल्ली से बैंगलोर जाने के पैसे बैंक देगा। याद रखने वाली बात यह है कि इन सभी कवर्स का एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। एड ऑन कवर्स में अलग अलग बैंक्स में काफी अंतर है, उन्हें आप एजीज ब्रांच के लेटर में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। मेरा सुझाव यह है कि बैंक का चुनाव करते समय आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेन डेथ कवर और डिसेबिलिटी कवर्स पर, ना कि एड ऑन कवर्स पर। क्यों? क्योंकि एड ऑन कवर्स के अमाउंट काफी कम है, जबकि मेन कवर्स के अमाउंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये थे एड ऑन कवर्स। अब आते हैं कुछ और बेनिफिट्स पर जो बैंक्स डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को देते हैं। ये बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, एजुकेशन और मैरिज असिस्टेंस। इसका अर्थ है कि अगर सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों की मैरिज और एजुकेशन के लिए उसकी फैमिली को बैंक की ओर से कुछ अमाउंट मिलेगा। अलग अलग बैंक्स के अमाउंट अलग अलग हैं। इसी तरह कुछ बैंक्स केवल एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं और कुछ बैंक एजुकेशन और शादी दोनों को कवर करते हैं। एजुकेशन और मैरिज असिस्टेंस के डिटेल अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थे शादी और शिक्षा के अमाउंट। नंबर 2, लॉकर की सुविधा पर डिस्काउंट। और नंबर 3, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन्स की सुविधा। लॉकर और लोन की सुविधाओं के डिटेल आप एजीज ब्रांच के लेटर में देख सकते हैं। ग्रेट, तो ये था पार्ट 2 यानी डीएसपी अकाउंट के पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सुविधाएं। अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि अगर सैनिक का एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में बैंक में क्लेम फाइल करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो क्लेम के प्रोसीजर के 5 स्टेप इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक्सीडेंट के बारे में बैंक की सबसे करीब जो ब्रांच है उसे जल्दी से जल्दी सूचित करना है। अगर सैनिक डिसेबल हुआ है तो यह सूचना बैंक तक 30 दिन के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। नंबर 2, बैंक से फॉर्म कलेक्ट करें और उन्हें भरकर बैंक में वापस जमा कर दें। नंबर 3, बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करते समय उनसे डॉक्यूमेंट जमा करने का एक्नॉलेजमेंट लें, यानी उनसे डॉक्यूमेंट्स की रसीद लें। नंबर 4, अगर सैनिक डिसेबल हुआ है तो डॉक्टर्स द्वारा दी गई डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी बैंक में जमा करें। और अंत में नंबर 5, एक्सीडेंट के बारे में आर्मी हेडक्वार्टर में पीएस डायरेक्टरेट की PS3 ब्रांच को जल्दी से जल्दी सूचित करें। इससे वो इंश्योर कर पाएंगे कि आपका क्लेम जल्द से जल्द पास हो जाए। तो ये था क्लेम का प्रोसीजर। अब देखते हैं उन कॉमन गलतियों को जो इन क्लेम्स के दौरान होती हैं, जिनके कारण क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये गलतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की FIR में डेथ को एक्सीडेंट घोषित नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR में डॉक्टर और पुलिस को डेथ का कारण भरना होता है। फैमिली को सुनिश्चित करना है कि दोनों में डेथ के कारण के सामने लिखा है एक्सीडेंटल। नंबर 2 गलती, बैंक में डॉक्यूमेंट समय पर जमा ना करना। नंबर 3, डिसेबिलिटी की सूचना बैंक को एक्सीडेंट के 30 दिन के अंदर ना देना। नंबर 4, यूनिट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह ना लिखा होना कि डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण हुई है। और अंत में नंबर 5, सबसे बड़ी गलती यानी मेरे जैसी लापरवाही कि पेंशन अकाउंट है तो ICICI बैंक में जो DSP अकाउंट की सुविधा देता है, लेकिन मैंने अपने अकाउंट को DSP पेंशनर अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है। तो अगर मेरे जैसी लापरवाही हो गई तो आगे की कहानी का कोई मतलब नहीं है।
तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें फिर से दोहरा देता हूं। अगर आप बाकी का वीडियो भूल भी जाते हैं तो इस 1 मिनट में मैं जो बातें बता रहा हूं उन्हें आपको और आपकी फैमिली को हमेशा याद रखना है। ये बातें इस प्रकार है। नंबर 1, डिफेंस सैलरी पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट की सुविधा सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों को उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए हमें सैलरी या पेंशन अकाउंट उन्हीं बैंक्स के साथ खुलवाना होगा जो डीएसपी अकाउंट की सुविधा देते हैं। आज की डेट में उन बैंक्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, आपने सुनिश्चित करना है कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है और यह भी इंश्योर करना है कि आपकी सैलरी हर महीने उसी अकाउंट में आ रही है। नंबर 3, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको डीएसपी सैलरी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करवाना है। नंबर 4, आपके डीएसपी अकाउंट में उस नॉमिनी का नाम होना चाहिए जिसे आपकी डेथ के केस में वो बेनिफिट मिलेंगे। और अंत में नंबर 5, बैंक डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को जो 5 मेन सुविधाएं देते हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर। नंबर 2, पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कवर। नंबर 3, एयर एक्सीडेंट डेथ कवर। नंबर 4, एड ऑन कवर्स जैसे एम्बुलेंस चार्जेस। और नंबर 5, बच्चों की एजुकेशन और शादी के लिए कवर। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।